वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आपको पता है जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स बोर्ड के 12th के बहुत नज़दीक है, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं रहा है और लगभग सभी 12th स्टूडेंट्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम उस जो मिशन है हमारा 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24, तो हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको सॉल्व कैसे करें एग्ज़ाम में और कैसे हम इसके आंसर लिखने हैं। तो अब हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं विद सॉल्यूशन मार्किंग स्कीम के साथ कि हमें किस क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा देना है और कितना लिखना है उसमें। तो आइए चलते हैं इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं CBSE 12th। ये हमारा सैम्पल पेपर 23-24 जो CBSE ने जारी किया है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है और आंसर कैसे कैसे हमें देने हैं। जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा, पहले पढ़ लेते हैं उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस। जो पेपर होगा वो दो सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी में होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन में दिया गया है दिस पेपर कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे। दिस पेपर कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर और उसमें 4 शॉर्ट आंसर्स होंगे, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और हमें उसमें वर्ड लिखने हैं 60 to 80। दिस पेपर कंटेन्स 6 शॉर्ट आंसर्स of 4 marks each to be answered in 80 to 100. This paper contains 4 long answers of 6 marks each और उसको मैं आंसर देना है 100 to 100 वर्ड्स में। मतलब 4 क्वेश्चंस शॉर्ट, 6 क्वेश्चन शॉर्ट और 4 लॉन्ग, मतलब टोटल हमें 14 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और 20 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के अंदर। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें। फर्स्ट सेक्शन ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है कंजप्शन फंक्शन एज्यूम्स दैट कंजप्शन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। मीन्स आपने पढ़ा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कंजप्शन फंक्शन एज्यूम, मान लेते हैं हम लोग कंजप्शन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, कि कंजप्शन कांस्टेंट रेट से चेंज होता है जैसे इनकम चेंज होती है। तो आपको मालूम है, ग्राफ पे देख लेते हैं, ये हमारी होती है इनकम लाइन जिसको हम वाई बोलते हैं। देखते हैं ये होती है हमारी कंजप्शन लाइन। अब आपको पता है, ये उस चीज़ को सी लिख देते हैं यहाँ पे, ओरिजिन ये हमारी इनकम हो जाती है नीचे, ठीक है। तो हमारा जो कंजप्शन है वो लीनियर बनाता है वाई के साथ। इसका मतलब ये है कि कंजप्शन की जो रेट होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन है, यदि स्ट्रेट लाइन यदि इस तरह से चल रही होती कंजप्शन की लाइन, इसका मतलब क्या होता है, रेट क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो ये है कंजप्शन फंक्शन एज्यूम्स दैट कंजप्शन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज अ इनकम चेंजेस। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट 2 है ऑटोनोमस कंजप्शन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम वाई। मीन्स क्या है कि जो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, टोटल कंजप्शन सी का, किस पर, इनकम पर। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन किसी भी इनकम पर डिपेंड नहीं होता। हमारी इनकम 0 भी होगी तब भी हम कंजप्शन कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन हैव अ सम वैल्यू, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे मान लेते हैं 20। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो पहला ही हमारा ऑप्शन हमें मिल गया कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर आ गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, फॉर अ क्लोज इकोनॉमी, जब इकोनॉमी क्या है, क्लोज इकोनॉमी है, विद नो फॉरेन ट्रेड। आपको पता है कि जो इकोनॉमी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, एक होती है हमारी ओपन इकोनॉमी और एक होती है कौन सी, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी के अंदर हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं, जबकि क्लोज इकोनॉमी के अंदर हम फॉरेन ट्रेड नहीं करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फॉर अ क्लोज इकोनॉमी विथ नो फॉरेन ट्रेड, यदि क्लोज इकोनॉमी है, हम फॉरेन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पता है कि जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, मीन्स जीडीपी इक्वल होगा जीएनपी के, ये पहला ऑप्शन मिल गया, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड तो है ही नहीं है। जब फॉरेन ट्रेड नहीं है तो ना हम इंपोर्ट कर रहे होंगे ना हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो जीडीपी किसके इक्वल होती है, जीडीपी जीएनपी के इक्वल हो जाती है। जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, क्योंकि ना ही इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट है और ना ही कोई फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड है ही नहीं इसमें। ठीक है, तब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कैन बी ग्रेटर देन वन, मतलब एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस, इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन वन होती है। तो देखिए मैं समझाता हूँ, जो एमपीसी होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एमपीसी क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखिए जो डेल्टा सी है मतलब क्या, इसका मतलब चेंज इन कंजप्शन, और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन वाई, एमपीसी कभी भी वन से ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे ही एमपीएस में ये भी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई सेम होता है इसका भी। हाँ, एपीसी क्या है, एपीसी ग्रेटर देन वन हो सकता है, एपीसी जो एपीसी है वो ग्रेटर देन वन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपकी इनकम जब जीरो होती है तब भी कंजप्शन एक्सिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन इनिशियल लेवल पर जो कंजप्शन है वो क्या होता है, ग्रेटर, किससे, इनकम से। इसका फॉर्मूला होता है एपीसी का सी अपॉन वाई। जब सी ग्रेटर होगा वाई से तो वैल्यू वन से इसकी क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, वन से वैल्यू इसकी क्या आएगी, ग्रेटर। इसको मैं सही कर दूँ साइन को, वैल्यू वन से ग्रेटर आएगी किसकी, एपीसी की। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमें मिल गया, इसका आंसर है एपीसी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29th December 2022 net external commercial borrowing to India recorded an outflow of 0.4 billion US$, मतलब इतना फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया से बाहर गई है, आउटफ्लो हुआ है इन द सेकेंड क्वार्टर। द एबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द, ये बैलेंस मतलब ये जो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स है ये किस में रिकॉर्ड होंगी, करंट में, क्रेडिट में, करंट डेबिट या कैपिटल क्रेडिट या कैपिटल डेबिट, ये कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। पहली बात तो देखते हैं, ये पहले ये वाला आइटम, इसको मैं इंटरलाइन कर देता हूँ। ये आइटम जो है कमर्शियल बोरिंग, ये कैपिटल है या क्रेडिट, सॉरी करंट, तो ये आइटम है कैपिटल। क्योंकि कैपिटल में कौन से आइटम आते हैं जिससे लायबिलिटी और एसेट्स क्या होती है, इफेक्टेड होती है। तो कमर्शियल बोरिंग से हमारी जो कैपिटल है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। आपने बिजनेस करने के लिए लोन लिया है जिससे आपकी कैपिटल इफेक्टेड होगी। अच्छा, अब ये कहाँ आएगा, ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल डेबिट साइड। क्लियर है, डी इसका सही आंसर
होगा। यदि ये इनफ्लो होता तो किस में आता? क्रेडिट साइड में, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं। यहाँ पे लोन क्या हो रहा है? रीपे हो रहा है, इसलिए कहाँ आएगा? कैपिटल के डेबिट साइड में। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? फिफ्थ आ रहा है द वैल्यू ऑफ ऑल, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाई मनी। जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस करते हैं इन मॉनेटरी यूनिट्स में, तो ये फंक्शन का, ये मनी का कौन सा फंक्शन है? तो ये मनी का फंक्शन होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। जब हम किसी भी वैल्यू को मेज़र करते हैं मनी में, तो फंक्शन होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। राउंड 1 1000 डिपॉजिट किया। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आ रहा है कॉमर्शियल बैंक, सॉरी क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के बात ये है। तो देखिए राउंड 1 में आपने डिपॉजिट किया है, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ का। बैंक ने 20% होल्ड कर रही है, 20%, तो 1000 का 20% हो गया 200, और बाकी जो उसने कैप्ट की, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है प्राइमरी डिपॉजिट का 800, मतलब 80%, वो क्या कर दिया उसने? अदर किसी को भी लोन कर दिया। उसके बाद डिपॉजिट हुआ पैसा कितना? 800, तो 800 का 20% 160। अब 800 में से 160, मतलब 800 का 80% निकालेंगे तो ये आएगा 640। क्लियर है? तो पहला हमारा आ गया 640, तो 640 ए में है, डी में है और सी में है, मतलब बी आंसर इसका नहीं है। उसके बाद वो पूछ रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ कितना होगा, इसका आंसर हमें और निकालना है। तो देखिए आपको पता है ये टोटल है, तो 1000 का टोटल, इसको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, इन लाइन्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इनको सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। बस हमें ये वाली फिगर निकालनी है। ये वाली फिगर निकालते ही ये दोनों फिगर भी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखिए कैसे, आपको मालूम है जो रिजर्व रेशियो है 20% है, तो हम क्या करेंगे 1000 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100, ये 5 टाइम्स चला गया, तो ये आ गया 5000, ये आ जाएगा 5000, ठीक है। तो 5000 किस में है? सेकंड पॉइंट 5000 इसमें आ रहा है, देखिए ये वाला, ये 5000 इसमें है और इसमें है, तो जो ये वाला आंसर भी नहीं इसमें है, ये सॉरी ये इनमें नहीं है, तो जो 5 आंसर्स को सब कर देते हैं। ये रहा 640 और सेकंड का ये आ गया 5000। अब 5000 का कितना लोन दे रहा है वो? 80%, तो 5000 का 80% कितना हो गया? 4000, तो ये आ गया। और 5000 में से 20%, 5000 को 20%, ये आ गया 1000, तो इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग द डैश एंड डैश फंक्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर भी देखा था हमने। वो पूछ रहा है जब हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ड्रॉ करते हैं डायग्राम में वर्टिकली एडिंग द, तो किसको हम ऐड करते हैं? वर्टिकली किसको ऐड करते हैं? तो देखिए इसमें जो एग्रीगेट डिमांड का बनता है ग्राफ, इस तरह से बनता है वो, जो होती है हमारी इनकम लाइन y, और ये होता है हमारा AD। तो ये पूछ रहा है वो कि जो AD होता है वर्टिकल लाइन, AD बनाता हूँ D, तो AD में क्या क्या ऐड होता है? तो AD में ऐड होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट,
AD इज द टोटल ऑफ C प्लस I, कंजप्शन एंड इनकम। तो इसका आंसर हो गया बी, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 8th, वो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स फॉरेन करेंसी की डिमांड कब बनती है, कब हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन करेंसी की। तो फर्स्ट दे रखा है इम्पोर्ट। जब हम गुड्स को इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल्स, जब हम गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे, मतलब जब बाहर से मतलब गुड्स मंगाएंगे तो हमें रिक्वायरमेंट होगी फॉरेन करेंसी की। तो पहले बन गई, हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, इम्पोर्ट ऑफ विजिबल्स। सेकंड रीज़न है एक्सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल, इसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रेमिटेंसेस बाय रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो पैसा हमें भेज रहे हैं, तब भी फॉरेन करेंसी की डिमांड नहीं बनेगी। परचेज ऑफ असेट अब्रॉड, जब हम बाहर से गुड्स परचेज करेंगे तब रिक्वायरमेंट बनेगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो इसमें आंसर बन गया आपके फर्स्ट और फोर्थ। तो देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ कहाँ पे आ रहे हैं, डी में। तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आ रहा है सेविंग फॉर अ गिवन इकोनॉमी, सॉरी सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी कि एस में दे रखा है -60 और हमें MP एस दे रखा है 0.1 और y कैलकुलेट करना है और I दे रखा है 4000। हमारे पास I कितना है 4000। हमें निकालना क्या है, इसमें हमें कैलकुलेट करना होगा y। हाँ लिखा हुआ है इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम वुड बी रुपीज़, मतलब इनकम कैलकुलेट करनी है। हमें क्या निकालना है, इस पर y निकालना है। ठीक है, तो y कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है y निकालना। ये देखिए इसमें, अब देखिए इसमें आगे जैसे कि I दे रखा है 4000, तो जब मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है तो S इक्वल टू I होता है। तो हमें बस क्या करना है, जो फॉर्मूला में दे रखा है S इक्वल टू -60 प्लस 0.1y, इसमें I की वैल्यू पुट करनी है जो कितनी है 4000। हमें लिखने है 4000 इज इक्वल टू -60 प्लस 0.1 और y, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। इसको हटा देते हैं। देखिए 4000 इसमें 60 प्लस हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएगा 0.1 का इज इक्वल टू y। ये हो गया 4060 अपॉन 10, इस जीरो को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 100 का, 0 से 0 कट, और ये आ गया आपका टोटल आंसर 40,600। तो हम 4060 का 10 में 2 करेंगे 4600। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ से रखा है ये हमें, ये ऑप्शन में है कि नहीं है। अभी देखिए ये हमारा ऑप्शन में आ गया 40,600, ये हमारा ऑप्शन हो गया सी हमारा आंसर आ गया 40,600। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो चार्ट को एक बार रीड कर लेते हैं। आपको देखा है कैपिटल अकाउंट जिसमें 3 कंपोनेंट्स है, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट एक तरह का और होता है जिसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। हाँ ऑप्शन में दे रखा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया।
तो इस तरह से 10 MCQ हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव की ओर, देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन है 11, क्या कह रहा है वो आपसे, करंट अकाउंट डेफिशिएट इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन ये है, क्या करंट अकाउंट में डेफिशिएट है तो कैपिटल अकाउंट्स के सरप्लस से उसको पूरा कर सकते हैं। यदि बीओपी के अंदर यदि करंट अकाउंट नेगेटिव है तो क्या उसे कैपिटल अकाउंट से पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है, देखिए यदि किसी बीओपी में करंट अकाउंट डेफिशिएट चल रहा है तो हम उसका कैपिटल अकाउंट से पूरा कर सकते हैं। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा, यस, कि हाँ हम पूरा कर सकते हैं। और फिर क्या लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है कि कैपिटल अकाउंट से पूरा ऐसे कर सकते हैं, वो हमें रीज़न भी दे रहा है ना इसमें, तो उसमें हम लिखेंगे कि हम पूरा कैसे कर सकते हैं, कि पूरा हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कैपिटल अकाउंट में असेट्स को सेल करते हैं, तो असेट्स को सेल करके जो हमारे पास पैसा आएगा उस पैसे को हम करंट अकाउंट के डेफिशिएट को पूरा कर सकते हैं। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। यस, इसको मैं रेफ कर देता हूँ। यस द स्टेटमेंट कैन बी एग्रीड अपॉन, मतलब हम स्टेटमेंट जो दे रखा है क्वेश्चन में उससे हम एग्री करते हैं। सिंस इन अकाउंटिंग सेंस कैपिटल अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो। इफ एन इकोनॉमी इज फेसिंग द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट, इसको फेसिंग द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिशिएट, यदि कोई इकोनॉमी फेस कर रही है करंट अकाउंट में लॉस को, द सेम मस्ट बी फाइनेंस थ्रू सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट। वो क्या कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है उसको अपने कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट को, किससे, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस को। करंट अकाउंट डेफिशिएट में भी सेट ऑफ थ्रू नेट कैपिटल इनफ्लोज, मतलब नेट जो कैपिटल उससे जो पैसा आ रहा है उससे आप करंट अकाउंट के डेफिशिएट को पूरा कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लाइक सेलिंग ऑफ एसेट्स और बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, या तो अपनी एसेट सेल कर दीजिए या आप अब्रॉड से लोन ले लीजिए। मे बी इंस्ट्रूमेंटल बैलेंसिंग CAD इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट बीयूपी में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी आंसर है, इसे आप अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। हमें क्या निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है NDPFC, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें जो कंपोनेंट दे रखे हैं क्वेश्चन में, हमें दे रखा है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है, जो कंपोनेंट है वो हमें दे रखे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600, इसको ऐड कर लेंगे 600 को। उसके बाद है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 200, इसको भी ऐड कर लेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए 200। चेंज इन स्टॉक, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इसको भी ऐड कर लेंगे 40। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको भी ऐड कर लेंगे क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं इसमें 200। नेट एक्सपोर्ट माइनस में दे रखा है, इसको हम लेस कर देंगे 40। नेट इनडायरेक्ट टैक्स FC पे जाना है, ये मार्केट प्राइस है तो NIT क्या कर देंगे, इसे भी हम 120 माइनस कर देंगे। 120 भी क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। उसके बाद है हमारा इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को NDPFC में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है और ये में दे रखी है नेशनल इनकम, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे।
लास्ट में दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 40, इसको हम लेस कर देंगे क्योंकि हमें नेट निकालना है और ये पूरा ग्रॉस निकलेगा, तो -40। तो कंपोनेंट कौन कौन से आए, 600, 200, 40, 200, -40, -120 और -40। इसको पूरे को कैलकुलेट करके हमारी क्या निकल जाएगी, NDP-FC। हम देख लेते हैं, हमारा फाइनली आंसर आ गया। डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC 600 + 200 + 200 + 40 -40 -40 और -20, लास्ट में आंसर आ गया 840 CR। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस पे, स्टेट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग्स, एक्सटर्नलिटीज, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंजप्शन गुड्स। अब इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे पहला है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स ने सोसाइटी के लिए पार्क बनवाया, जिसका बेनिफिट सोसाइटी में रहने वाले वाई भी लेगा और उसका बेनिफिट जेड भी लेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या होता है, ये एक्सटर्नलिटीज जीडीपी में काउंट नहीं होती है क्योंकि इसका बेनिफिट वाई भी ले रहा है और जेड भी ले रहा है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक्स ने कोई मिस्टेक करी तो उसकी पेनल्टी वाई ने पे करी और जेड नहीं पे करी, तो एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव भी हो सकती है और एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ये फैक्टर पेमेंट्स होता है, लेकिन इसमें वेजेस इनकम मतलब वेजेस इंक्लूड नहीं होती। वेजेस को छोड़ के सारे फैक्टर पेमेंट्स ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होते हैं। कंजम्पशन गुड्स, कंजम गुड्स क्या होता है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। अब लिखना कैसे वो देख लेते हैं। ये देखिए एक्सटर्नलिटीज आ रहा है। एक्सटर्नलिटीज रेफर टू बेनिफिट्स, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और हार्म्स, नेगेटिव externalities which are caused by one entity to another without being paid penalized for it। क्लियर है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वेज इनकम क्योंकि इसमें वेजेस इंक्लूड नहीं होती है। कंजप्शन गुड्स, goods which are consumed by the ultimate consumers or meet the immediate need of the consumer are called consumption good। It may include service as well, इसमें सर्विस भी इंक्लूड होती है। तो इसका आंसर पैसे दे देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1000 करोड़। If the MPS falls from 0.25 to 0.10, calculate the increase to income due to change in the value of MPS। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, MPS 0.25 क्वेश्चन में गिवन है, इससे हमारा 0.25 से निकल के आ जाएगा मल्टीप्लायर के। इसका फॉर्मूला होता है K = 1/MPS। तो 1/0.25 जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा K आ जाएगा 4। और इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा Y = K × डेल्टा Y। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला ये होता है K = डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करके जो बना है फॉर्मूला वो बना है डेल्टा Y = K × डेल्टा I। तो 4 हमने कैलकुलेट कर लिया। 1000 इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो 4 × 1000 तो आपका आ गया 4000 इनकम। जब MPS 0.10 हो जाएगा तो K हमारा आ जाएगा 10, 1/0.1 करके, फिर 10 × 1000 हमारा जो इनकम आई है वो आई है 10,000। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, पहले 4000 था,
फिर 10,000 हो गया, तो जो इंक्रीमेंट हुआ 10,000 माइनस 4,000 वो हुआ 6,000 करोड़ का। तो हमारा आंसर आ गया 6,000 CR। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे में इन एन इकोनॉमी एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स मार्केट में, मतलब इकोनॉमी में एडी क्या है? ग्रेटर है इससे एएस से, एग्रीगेट सप्लाई से। एलिबरेट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द सेम ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मीन्स क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लेवल ऑफ आउटपुट पे, इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट पे। अब देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर लिखेंगे हम, जैसे कि मार्केट में जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो क्या है? ग्रेटर है। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई। तो फर्स्ट लाइन में ये लिख देंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हेन एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, इसका मतलब क्या है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं टू कंज्यूम मोर देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्ट देम टू। मतलब जो हाउस होल्ड है वो ज़्यादा प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने की, और जो फर्म्स मार्केट में प्रोड्यूस कर रही हैं प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा? दिस विल लीड टू अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंट्रीज। अनएक्सपेक्टेड फॉल इन्वेंट्री में आना शुरू हो जाएगा। जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल नहीं है इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री जो है वो फिनिश होना शुरू हो जाएंगी, और अब उसको क्या करेगा? उसको रिस्टोर करने के लिए, टू रिस्टोर द डिजायर्ड, मतलब जो अभी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उस सप्लाई को पूरा करने के लिए, उस इन्वेंट्री को पूरा करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं में एक्सपेंड क्या करेंगे? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है ना? एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट करने के लिए क्या आएगा? देर में इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल आउटपुट इंक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे और इनकम इकोनॉमी में बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोट द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद इट। मतलब जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है कमर्शियल बैंक का, वो आरबीआई में जमा कराएं विद इट। डिस्कस द रेशनल बिहाइंड द स्टेप बाय द आरबीआई। मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो आरबीआई है वो ऐसा एक्शन ले रही है जब मार्केट में क्या है? मार्केट में जब इन्फ्लेशन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर आएगा रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट आरआरपी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देती है। और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है कि जब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस, जब कमर्शियल बैंक में लिख देता हूँ, कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस मनी डिपॉजिट करती है आरबीआई के पास, तो आरबीआई उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है। जब मार्केट में आरआरपी इंक्रीज हो जाएगा, जब मार्केट में मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए आरआरपी क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देगी। तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास क्या करेगी? डिपॉजिट, जिससे उसको क्या मिले? इंटरेस्ट मिले हाई रेट से, जिससे कमर्शियल बैंक का फ़ायदा हो। और मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? उससे डाउन हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी अमाउंट होगा ही नहीं, तो वो मार्केट में किसी को भी लोन नहीं दे पाएगी। जब मार्केट में किसी को लोन नहीं पहुंचेगा तो मार्केट से मनी आउट हो जाएगा और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आएगा। तो इसको हम लिखेंगे, पहले तो समझाया हमने रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक में पार्क देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। मींस रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें जो कमर्शियल बैंक है अपना सरप्लस अमाउंट जमा करती है सेंट्रल बैंक के पास इन ऑर्डर टू डिक्रीज इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया में इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। मीन्स डिफ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या कर देती है, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। विद द इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट इट बिकम्स ल्यूरिकेटिव फॉर कमर्शियल बैंक टू पार्क सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक, और कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करना शुरू कर देती है। उसका रिजल्ट क्या आता है, कॉन्सिक्वेंटली दिस में लीड टू रिडक्शन इन देयर लैंडिंग कैपेसिटी, उनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है मतलब उधार देने की जो कैपेसिटी है वो क्या रहती है, कम हो जाती है। देयर बाय फॉल इन द एग्रीड डिमांड कर्व्स द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, उससे क्या होता है, लेवल आपका जो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है क्या होता है, कंट्रोल होता है। समझ में आ गया? तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एलुबरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन परफॉर्म बाय द आरबीआई। मींस आरबीआई बैंकर्स बैंक और एंड सुपरवाइजर के फॉर्म में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका आंसर है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर्स बैंक एंड एज अ सुपरवाइजर वर्क करती है कमर्शियल बैंक के लिए। कैसे? सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक एज इट इज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द बैंक। सेंट्रल बैंक जो होती है बैंकर होती है कमर्शियल बैंक की, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस अमाउंट डिपॉजिट करती है सेंट्रल बैंक के अंदर, उनका एजेंट और उनका फाइनेंशियल एडवाइजर। इट मैनेजेस द अकाउंट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, प्रोवाइड द बैंक्स विद कैश एट द टाइम ऑफ विजिटी कैश क्रंच। मान लीजिए किसी भी कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट होती है किसी फंड की या अमाउंट की, तो आरबीआई उनको प्रोवाइड कराती है। एंड इट फ्रेम्स पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट, और क्या बनाती है उनकी फ्रेम पॉलिसी, और जो आरबीआई है क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है टू रेगुलेट द मनी मार्केट, मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके एग्जाम में, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। इस क्वेश्चन से हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन से हमें निकालना है फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिस्कल डेफिशिएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव्ड्स माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड्स एक्सेप्ट बोरोइंग। इसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं होती, एक्सेप्ट बोरोइंग, एक्सेप्ट बोरोइंग। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिशिएट, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट दे रखी है हमें, और इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट्स गिवन है, लेकिन हमें दे रखा है रेवेन्यू डेफिशिएट, मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला इजी हो गया। 10 रेवेन्यू डेफिशिएट ले लिया, 15 हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिए, उसमें माइनस कर देंगे कैपिटल रिसीप्ट जो क्या है 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट, मतलब इसका 50%, तो ये आ जाएगा माइनस के 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर जो हुआ फिस्कल डेफिशिएट का वो हो गया 15। अब फिर देखिए फिस्कल डेफिशिएट हमारा आ गया 15, फिस्कल डेफिशिएट 15 है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिशिएट 15 है, इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है 4 का, तो हमारा जो प्राइमरी डेफिशिएट आएगा वो कितना आएगा, प्राइमरी डेफिशिएट आएगा हमारा 11, प्राइमरी डेफिशिएट आएगा हमारा 11, 15 माइनस 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के 2 फीचर्स क्या होते हैं।
जो दो फीचर्स होते हैं पब्लिक गुड्स के वो देख लेते हैं। वो दो फीचर कौन कौन से होते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। पहला होता है उसमें नॉन एक्सक्लूडेबल और दूसरा होता है नॉन राइवल। नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल फीचर्स कौन से होते हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। मान लो एग्जाम में आ गया नॉन राइवल लिखने को कि व्हाट डू मीन बाय नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स क्या होता है कि जब भी पब्लिक गुड्स मतलब गवर्नमेंट कोई भी सर्विस या गुड्स किसी भी पर्सन को प्रोवाइड कराती है तो उसको लेने से कोई भी पर्सन मना नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और कोई पर्सन उस पर अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहा है, कोई पर्सन उस पर अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहा है, तो कोई भी उसको मना नहीं कर सकता कि आपका इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। तो पब्लिक गुड्स में क्या फीचर होता है? पहला कि आप किसी पर्सन को गवर्नमेंट की गुड्स और गवर्नमेंट की सर्विस लेने से मना नहीं कर सकते। और नॉन राइवल क्या होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाया, तो पार्क बनाने पर उसमें यदि पार्क फुल भी हो जाएगा तब भी किसी को उसमें जाने से रोका नहीं जा सकता, मतलब उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो सकती। गवर्नमेंट उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेगी, उसकी क्वांटिटी कम नहीं कर सकती, किसी पर्सन को उसमें जाने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए बोलते हैं नॉन राइवल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट बजट में क्या करेगी, इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे आप? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू अ कंडीशन वेयर द इकोनॉमी इज फ्री ऑफ फ्लक्चुएशन, मतलब मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता और प्राइस लेवल क्या रहता है? स्टेबल। इट कैन बी अचीव बाय करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड। मीन्स मार्केट में ना तो डेफिशिएंट डिमांड है और ना ही मार्केट में एक्सेस डिमांड है। इकोनॉमी क्या है? स्टेबल है। और गवर्नमेंट बजट में इसको कैसे कंट्रोल करती है? यदि मार्केट में इन्फ्लेशन है और एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। यदि वही उल्टा डिफ्लेशन है मार्केट के अंदर, डेफिशिएंट गैप बनना है, तो उसको कैसे करेक्ट करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या कर देगी? राइज कर देगी, बढ़ा देगी। एंड रिड्यूसिंग द रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या कर देगी? कम कर देगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो कैसे लिखेंगे आप उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम स्टार्ट करी है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिसिन, और गवर्नमेंट क्या दे रही है? फ्री मेडिसिन दे रही है। अब क्या होगा? ना तो इस एक्सपेंडिचर से ना तो एसेट्स गवर्नमेंट उसके एसेट्स बनेगी, ना कोई लायबिलिटीज डिक्रीज होगी। अब ना कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना कोई लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो ये एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होती है, नई लायबिलिटीज रिड्यूस होती है। तो आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटेड डोमेस्टिक इनकम। मतलब जब आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इन एक्सपेंसेस का आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे। पहला है पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेस्ड इन इंडिया। अभी जो पहला पॉइंट है, अमेरिकन टूरिस्ट ने क्या किया है? परचेज किया है इंडिया से गुड्स, ठीक है ना, इंडिया घूमने आया और उसने गुड्स परचेज किया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? तो हम कहेंगे यस, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि इसको हम एक्सपोर्ट मान लेंगे, क्योंकि अमेरिकन टूरिस्ट परचेज किया इंडिया से, और डोमेस्टिक इनकम में इसको इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा है टमाटोज ग्रोन बाय मिसेस पूजा इन हर किचन गार्डन। मिसेस पूजा ने अपने गार्डन में टमाटो ग्रो करे हैं और उसको कंजप्ट कर रही है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ कंजप्शन।
सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ गुड्स का हम इंक्लूड नहीं करते किसमें, वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम। मान लीजिए कोई टीचर है और वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या माना जाएगा, ये सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड नहीं होता है वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो पहले का आंसर यस हो जाएगा, दूसरे का नो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मशीन परचेज बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। हम बोलेंगे नो। नो क्यों बोला है कि मशीन हमेशा कैपिटल गुड्स नहीं होगी। मान लीजिए वो मशीन किसी प्लांट का पार्ट है और प्रोड्यूसर उस मशीन को रीप्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर रहा है जबकि उसको सेल कर दे रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, वो कैपिटल गुड्स ना होकर वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है किसमें, नेशनल इनकम, जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज, वर्ड आया है ऑलवेज, तो ऑलवेज की वजह से हम क्या बोलेंगे, नो इसके अंदर, कि नो मशीन इंक्लूड नहीं होती है वाइल, सॉरी मशीन इंक्लूड नहीं होती है कैपिटल गुड्स में। ये देखना पड़ता है कि मशीन का यूज़ प्रोड्यूसर किस तरह से कर रहा है। यदि वो सेवरल ईयर्स तक मशीन चलाएगा और उसका यूज़ वो रीप्रोडक्शन में करेगा या प्रोडक्शन में करेगा तो उसको कैपिटल गुड्स हम मान लेंगे। यदि वो इस मशीन का यूज़ सिंगल टाइम करता है तो इसको मान लेंगे इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा ये। तो हमेशा मशीन को कैपिटल गुड्स नहीं माना जाता, ये तो देखना पड़ता है कि मशीन का यूज़ जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से कर रहा है। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स। मतलब इसमें से 5 ईयर प्लान्स का गोल क्या रहता है। पहला है ग्रोथ, इक्वलिटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। सेकंड है डेवलपमेंट, इक्वलिटी, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, गुड हेल्थ, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी। और लास्ट है ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। तो इसका आंसर होगा डी, ग्रोथ करना, इकोनॉमिक, इक्विटी, सब जो जितने भी पीपल हैं सबकी इक्विटी हो, मतलब सबको इक्वली समझा जाएगा, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न और सेल्फ रिलायंस, और सब अपने पे डिपेंड हो। तो ये रहता है गोल्स 5 ईयर प्लान्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडेंटली well in various health and income indicators. Identify which of the following is not health indicator. इसमें से हेल्थ इंडिकेटर कौन सा नहीं है। तो पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, और लास्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें आंसर होगा, आपको दिख रहा है साफ साफ, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका हेल्थ से कोई भी लेना देना नहीं है, ये डिपेंड होती है इनकम पर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, द शेकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वर परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ। मतलब जब एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया था बाय ग्रीन रेवोल्यूशन तो किसको फॉलो किया गया था, हाई यील्ड वैराइटीज, सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसमें जो यूज़ किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो HYV। सेकंड आएगा मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और थर्ड है ऑर्गेनिक, केमिकल का यूज़ नहीं किया गया था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट सेकंड फोर्थ, मतलब ए आंसर। इसका आंसर हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 में आपको एक पिक्चर दे रखी है और उस पिक्चर को देखकर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड्स टेक अप बी कीपिंग एज एन entrepreneurial activity. Such kind of activities may be envisaged under
डैश एज डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी। अब वुमेन जो है बी कीपिंग कर रही हैं, तो ये पूछा जा रहा है ये मतलब कौन सी डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी है। तो एनिमल हस्बेंड्री ये है नहीं, फिशरीज नहीं है, पोल्ट्री नहीं है, तो किस में आएगा ये? हॉर्टिकल्चर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A and reason R, choose the correct alternative from the given below। अब assertion हमें दे रखा है, in 1991 as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis the rupee was devalued against foreign currencies। means 1991 में ये देखा गया कि BOP क्राइसिस मतलब BOP नेगेटिव है, तो BOP को करेक्ट करने के लिए, BOP को करेक्ट करने के लिए जो रुपी है उसको क्या किया गया? डिवैल्यूड किया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, मतलब रुपए की वैल्यू डाउन करनी पड़ी। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं जो रीज़न दिया गया है वो उसका वैलिड है कि नहीं है। रीज़न ये दे रखा है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज एमिनेट टू रेप्लेनिश द डेट्रेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मीन्स करेंसी को डिवैल्यूएशन करना जरूरी था, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी क्या हो पाई? रिप्लेनिश मतलब रीस्टोर, मतलब विदेशी जो मुद्रा है, फॉरेन करेंसी है, उसको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही है, वैलिड है। देखते हैं आंसर कहाँ है। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर डैश इन चाइना फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government and the rest were purchased and sold at market prices। means क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंडर डैश है इन चाइना फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल, मतलब फार्मर्स ने और इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल, वो क्या कर सकते हैं? बाय और सेल कर सकते हैं फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि कोई भी फार्मर्स या इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेल और परचेज कर सकती हैं फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स की इनपुट्स और आउटपुट्स उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस बाय द फिक्स गवर्नमेंट। जो प्राइजेस गवर्नमेंट ने फिक्स करी हैं उस प्राइजेस पर वो फिक्स क्वांटिटी बाय और सेल कर सकते हैं। एंड द रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस, और बाकी क्वांटिटीज जो मार्केट डिसाइड करेगा उस पर वो परचेज और सेल कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? अब मार्केट में देखिए, एक प्राइस तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है और एक प्राइस मार्केट डिसाइड कर रहा है, तो इसको कौन सा सिस्टम बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ड्यूल प्राइसिंग, क्योंकि मार्केट में दो प्राइस रन कर रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो क्रेडिट programs play a vital role in ensuring an overall development of the rural economy as they dash। means माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम अब प्ले, मतलब गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चलाया था माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, वो प्ले करता है वाइटल रोल इन एंश्योरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में। एज दे क्या प्रोवाइड कराता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम में? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट, एनहांस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है, एनहांस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, और क्रेडिट सिस्टम को भी वो प्रमोट करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही फीचर्स हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के। अब चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है, डैश मे बी defined as the measure of the extent of demographic participation in the social and political decision making।
आपको 4 इंडिकेटर दे रखे हैं, इकोनॉमिक, लिबर्टी, हेल्थ इंडिकेटर और डेमोग्राफिक इंडिकेटर। तो इन चारों में से इसमें कौन सा इंडिकेटर होगा जो मेजर करता है एक्सटेंट, मतलब जो डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन है कि जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। तो ये कौन सा इंडिकेटर बताता है? ये बताता है लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर डिसाइड करता है, मेजर करता है सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके में 26। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट पहला दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 26 में, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज यूनिफासेटेड। मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर वो यूनिफासेटेड मतलब है कि एक रीजन की वजह से है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसमें कई रीजन इंक्लूड होते हैं, जैसे पॉपुलेशन, एजुकेशन, लिटरेसी रेट और आपका ट्रेनिंग, ये बहुत सारी मतलब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मार्केट में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो बहुत सारे रीजन है, सो मेनी रीजन एक्सिस्ट इन इंडिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो मल्टी फेसेटेड होती है, मल्टी, यूनिफेसेटेड नहीं होती। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री। मीन्स वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, आपके यहाँ पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से कितने वर्कर हैं, तो ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट, कि आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये रॉन्ग हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 27, उसमें देखते हैं क्या है, इसको रफ कर देते हैं। फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। अब हमें देखना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 इन दोनों का जो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो ये करेक्ट पेयर दोनों है कि नहीं। ठीक है। एडॉप्शन ऑफ फिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, द कॉमन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया चाइना, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया की भी और चाइना की भी कॉमन पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? मैच गलत हो गया, क्योंकि इंडिया की मिक्स्ड है और चाइना की सोशलिस्टिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में किसने इंट्रोड्यूस कराया था? इम्पोज्ड वर्ल्ड बैंक ने नहीं कराया था, ये कराया था डेंग, DENG, डेंग जियोपिंग ने, जियोपिंग ने, PENG, जियोपिंग ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, जो गवर्नमेंट को उस टाइम लीड कर रहे थे, डेंग जियोपिंग। सी है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन फोकस्ड ऑन मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया था उसमें फोकस किया गया था मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन फोकस्ड ऑन मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सही मैच है। नेक्स्ट है डी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड इन 1953। ये ऑप्शन गलत है। पाकिस्तान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1950-55। उस टाइम गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे अली खान। अली खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था 1950-55। तो इसका सही आंसर हो गया सी, मतलब इसका ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी का थर्ड, मतलब ये वाला, ये इसका सही आंसर बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28
क्वेश्चन है 28, वो पूछ रहा है आपसे, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अ नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन अ डिलेपिटेड स्टेट, लिस्ट एनी 3 सच इंडिकेटर्स दैट लेड टू अ वर्सेनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। मीन्स जब ब्रिटिश रूलिंग थी कॉलोनियल पीरियड, अ नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन अ डिलेपिटेड, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जो बताते थे कंडीशन कि इंडिया की रोस्ट कंडीशन थी, इंडिया की रोस्ट मतलब बेकार कंडीशन थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। तो ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स थे जो ये बताते थे कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, खराब थी। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से 3 इंडिकेटर्स थे जो क्वेश्चन में आपको लिखने पड़ेंगे। तो लिखा हुआ आ रहा है आंसर में आपके में, देखिए, India's demographic indicators were not dilapidated state during the colonial period। पहला तो ये है कि जो लिटरेसी लेवल था वो क्या था, बिलो 60%। 60% से कम लोग, 60% मतलब से कम लोग लिटरेसी रेट थे, मतलब पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो, 32 ईयर्स। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी मतलब लोगों के जीवन की जो आशंका थी वो 32 ईयर्स थी, लाइफ एज 32 ईयर्स थी कॉलोनियल पीरियड में। अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218,000, मतलब जो बच्चे होते हैं जो जिनका नया जन्म होता है उनकी जो रेट थी, डेथ रेट, वो कितनी थी 218, मतलब इसको हिंदी बोलता है शिशु मृत्यु दर जो होती है वो कितनी थी 218,000 में से 218 जो न्यू बॉर्न बेबी थे वो उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में, अगला क्वेश्चन आ रहा है 29। 29 कह रहा है, द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, जस्टिफाई द एबव स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। मीन्स क्या है कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था इंडिया का वो क्या था, डाइवर्सिफाइड, ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। मतलब रीजनल वेरिएशन मतलब क्या होता है कि एक रीजन में एक तरह का एम्प्लॉयमेंट था और दूसरे रीजन में दूसरी तरह का एम्प्लॉयमेंट था। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखा जाएगा नहीं मैं कर रहा हूँ, हट है ना, मैं रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा देख लेते हैं एक बार। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। तो आप बताएंगे पहले पार्ट में, पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर्स। मीन्स क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड ना होकर जो वर्कफोर्स थी वो शिफ्ट कहाँ हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। कहाँ पर ये शिफ्ट हुई थी, बॉम्बे एंड बंगाल। वहीं दूसरी ओर आपको लिखना पड़ेगा, देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन स्टेट्स, जबकि जो दूसरे स्टेट थे जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर एग्रीकल्चर पर जो वर्कफोर्स थी वो डिपेंड थी। तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पर बॉम्बे और बंगाल में जो वर्कफोर्स थी वो डिपेंड किस पे थी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे। दूसरी ओर उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में वर्कफोर्स किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। इसी को बोलते हैं हम रीजनल ग्रोथ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
रवैया was initially working as an office clerk in a firm. रवैया पहले काम कर रही थी ऑफिशियल क्लर्क इन अ फर्म में, ऑफिशियल क्लर्क रूप में, मतलब काम कर रही थी वो। इन द परस्यूट टू अटेन अ हायर पोजीशन एंड इनकम, उसको जॉब मिल गई हायर पोजीशन कहीं और इनकम पर। शी अटेंडेड अ फ्यू ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन, उसने क्या अटेंड किए, जॉब ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए कुछ उसने। दिस सेशंस कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू हर स्किल एंड एक्सपर्टाइज, इस सेशन अटेंड करने के बाद दिस सेशन कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू हर स्किल एंड एक्सपर्टाइज, और वो क्या हो गई, स्किल्ड और एक्सपर्टाइज हो गई अपने काम में। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रवैया's डिसीजन ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब वो किसी कंपनी में वर्किंग कर रही थी एज अ ऑफिस क्लर्क और हायर पोजीशन और इनकम पाने के लिए उसने कुछ जॉब ट्रेनिंग सेशन लिए, जिसकी वजह से उसका स्किल और एक्सपर्टाइज बढ़ गया उस काम में। तो उसका इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया उसका स्किल, और ये पॉजिटिव वे में इसका आंसर हमें देना होगा। अब देखते हैं इसका आंसर आप कैसे देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए अब जो डिसीजन रवैया ने लिया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव वे में, क्योंकि उसने जो अपनी आपको हायर पोजीशन और हायर इनकम पाने के लिए जो ट्रेनिंग करी है ऑन द जॉब, तो इसमें कंपनी को भी फायदा होगा जिस फर्म में वो लगी हुई है, उसका स्किल भी डेवलप हो गया और इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। अब इसको लिखना कैसे है, इसको एक बार देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इस आंसर को। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट इन द रिसेंट टाइम एज दे एड टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। फर्म एनकरेज सच ट्रेनिंग, फर्म्स खुद एनकरेज करती हैं इस टाइप की ट्रेनिंग्स को एज द बेनिफिट आउटवेट्स द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। इट enables employees to develop skills and adapt modern technology ideas। मतलब फर्म खुद का एनकरेज करती हैं इस टाइप की ट्रेनिंग को, जिससे जो एम्प्लॉय का जो स्किल्स है और उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो अपडेट हो जाती है। द रवैया's decision to attend on the job training sessions will have a positive impact on human capital formation। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इन द लेट 1970s, China introduced the one-child policy that led to arrest in the population coupled with security ratio। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 1970 में चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया था वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है आपको पता है, और चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो किया। दैट लेड टू अरेस्ट इन द पॉपुलेशन कपल्ड विद सिक्योर्ड सेक्स रेशियो। इससे क्या रिजल्ट हुआ कि जो चाइना का सेक्स रेशियो है, मतलब मेल फीमेल का जो रेशियो है वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, फीमेल कम हो गई और मेल्स ज़्यादा हो गए। तो जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको देख लेते हैं। चाइना इज द मोस्ट populous country in the world. Its annual population growth rate was very high. The one-child norm introduced in China in the late 1970s, the major reason for fall in the population growth rate। ये तो आप लिख ही देंगे क्योंकि इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब जो आपको वैलिड रीजन देना है वो देना है। However, this measure led to decline in the sex ratio। उससे क्या हो गया, जो सेक्स रेशियो था वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। The number of females per 1000 males in China is approximately 949। जो रेट निकल के आया कि 1000 मेल्स पर ओनली 949 फीमेल्स थी। वन चाइल्ड पॉलिसी एंड प्रिवेलेंट सन प्रेफरेंस, मतलब लोग किसको प्रेफरेंस देने लग गए, सन को, बेटे को, इज द प्राइम रीजन बिहाइंड द सिक्योर्ड सेक्स रेशियो। क्लियर है।
इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 31। स्टेट एंड एलबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्गुमेंट। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है 31, जैसे पहला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट एंश्योर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज ओनली। कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या फिर इसका एक मतलब ट्रू और फॉल्स देने के बाद आपको वैलिड रीजन भी देना होगा। अब देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे आप। क्वेश्चन आ रहा है 31 का ए, स्टेट एंड एलबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्गुमेंट्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है विद वैलिड आर्गुमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट एंश्योर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ओनली। कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है वेरियस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को लाने ले जाने में। जबकि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है उसमें और भी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, जैसे स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग। जबकि क्वेश्चन में ओनली क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये रीजंस क्या हो गया, आपका आर्गुमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। आपका आंसर हो गया फॉल्स। कैसे लिखेंगे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे है, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जनधन योजना हैज बीन अ क्रूशियल स्टेप फॉर फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। मीन्स जनधन योजना क्या है, हैज बीन अ क्रूशियल स्टेप, मतलब गवर्नमेंट ने क्रूशियल स्टेप लिया फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सही है क्योंकि क्रूशियल स्टेप था, इसको फॉलो करना या इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं था जनधन योजना को, तो गवर्नमेंट ने किया और इसका हमें बेनिफिट भी मिला। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है। कैसे लिखना है इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ट्रू, जनधन योजना हैज़ प्रमोटेड थ्रेफ्ट हैबिट्स एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। इसका फ़ायदा मोस्टली कहाँ मिला, रूरल एरियाज में। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हैज़ मोबिलाइज्ड अ सब्सटेंशियल अमाउंट अंडर दिस योजना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 31 का बी। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स इंडिपेंडेंस होने के बाद गवर्नमेंट ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डिस्कस करिए। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो रॉ मटेरियल है और जो अपने पीसीओज है उनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करी। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने से वहाँ पर डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी थी। और रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन ज़्यादा किया। रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से जो प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर ने डायरेक्टली परचेस करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट से। और डायरेक्टली रॉ मटेरियल प्रोवाइड होने से प्राइवेट सेक्टर ने अपना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ किया। और जब प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो आउटपुट बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर भी क्या बढ़ाएगा, अपना एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को काम देगा। इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा मिला एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है अब देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए लिखा हुआ आ रहा है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंटरप्राइजेज एम्प्लॉय पीपल एंड इंक्रीज देयर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। When the output of goods and services from government enterprise increases, then private enterprise which receive raw materials from government enterprise will also raise their output.
Subsequently, private enterprise using this output are indirectly benefited with increase in scale of production. This leads to an increase in the number of employment opportunity indirectly in the economy. तो 3 स्टेप में आपने इसका आंसर दे दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सिचुएशन depicted in the given image suggests the impact of the indicated situation on the Indian economy. ये पिक्चर शो करा रही है कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड करती है पीपल्स को। अब गवर्नमेंट सेक्टर मतलब फॉर्मल सेक्टर से लोग ट्रांसफ़र होकर कहाँ जा रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। इसका मतलब क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ बेनिफिट दिख रहा है इनको जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस सेक्टर में लोगों को, इसलिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पर? इनफॉर्मल सेक्टर में। और यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो भी ज़्यादा हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसमें देखते हैं एक बार। इसमें आगे लिखेंगे आप द गिवन इमेज depicts the drift of the Indian worker force from the formal sector to the informal sector employment। मतलब पिक्चर शो करा रही है कि लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। दिस सिचुएशन इज पॉपुलरली नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स का। इन इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल laborers, non-farm casual wage laborers, owners of small enterprise and self-employed people. The workforce in the informal sector does not get regular income. They do not have any protection or regulation from the government. मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके पास ना तो कोई प्रोटेक्शन होता है ना कोई रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई हो। वर्कर्स में बी डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपनसेशन नोटिस। अब शिफ्ट कब होंगे? जब द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, तब उनका शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में दे रखा है आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज सजेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिकेटेड सिचुएशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। मीन्स जिस इकोनॉमी में फॉर्मल सेक्टर से लोग शिफ्ट हो रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, इसका मतलब क्या है? वो अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल सेक्टर के अगेंस्ट में। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर होता क्या है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है? सीजनल होती है, कभी काम चलेगा कभी नहीं चलेगा, तब भी लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? इनफॉर्मल में। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मल सेक्टर पे उनको एश्योर नहीं कर पा रहा किसी काम के लिए। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर आप लिखेंगे The given image depicts the drift of the Indian workforce from the formal sector to the informal sector employment. This situation is popularly known, इसको हम क्या बोलते हैं? Informalization of the workforce. In India, informal sector includes millions of farmers. Informal sector में जो बहुत सारे लोग हैं includes million farmers, agricultural laborers, non-farm casual wage laborers, owners of small enterprise and the self-employed people. इसको बोलते हैं informal sector. The workforce in the informal sector does not get regular income. They do not have any protection or regulation from the government. Workers may be dismissed without any compensation notice. अब देखिए जो पिक्चर थी उसमें क्या था? फॉर्मल सेक्टर से जो लोग हैं कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? इनफॉर्मल में। इसका मतलब क्या है? या तो गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर्स में कुछ बेनिफिट देना शुरू कर दिए हैं, जैसे द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, जिससे लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिक रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प या कुछ कंपनसेशन या कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड करा रही है वर्कर्स को। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In order to Green Revolution transformed India from subsistent good food grain economy to a food surplus economy. Justify the statement giving reason in support of your answer.
क्वेश्चन है ग्रीन रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्ड इंडिया फ्रॉम सब्सिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू अ फूड सरप्लस। मींस ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च होने के बाद जो इंडिया है सब्सिस्टेंट फूड ग्रोन इकोनॉमी टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी, मतलब जो फार्मर्स थे पहले वो अपना सेल्फ कंजप्शन करते थे, लेकिन शिफ्ट किस में करने लग गए, टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी। इंडिया क्या बन गई, सरप्लस इकोनॉमी। मतलब जो फार्मर्स हैं उनके पास गुड्स जो एग्रीकल्चर है वो बचने लग गया और वो मार्केट में सप्लाई करने लग गए। तो इसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस आंसर को देख लेते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जब तक रेवोल्यूशन इन्वेंट नहीं हुआ था, मतलब लॉन्च नहीं किया गया था बाय द गवर्नमेंट, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर देमसेल्फ। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था वो फार्मर्स खुद ही यूज करता था, इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में सेल करने की अगेंस्ट में वो क्या करता था, खुद ही सेल्फ कंजप्शन कर लेता था। आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आउटपुट ग्रो करने लग गया, इंक्रीज हो गया। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द एग्रो प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस। और किसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, व्हीट और राइस का, और जो फार्मर्स मार्केट में सेल करने लग गए। तो डेट लेड टू अटेनमेंट ऑफ मार्केटेड सरप्लस एंड कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी फ्रॉम द फूड स्कार्स वन। जहाँ पर फूड की कमी थी वहाँ पर उल्टा हो गया, इकोनॉमी कैसी बन गई, सरप्लस इकोनॉमी बन गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे में, क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया फॉलो द रिजाइम ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। मींस प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो इंडिया है उसने इंपोर्ट क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया ने जो इंपोर्ट है उसको बंद कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए। तो हमें क्या करना है, ब्रीफली आउटलाइन एंड डिस्कस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया इस पर थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे आप, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया फॉलो द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। दिस पॉलिसी एम्ड एट सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये तो सारा क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। तो पहला पॉइंट कीवर्ड आ गया फॉरेन कॉम्पिटिशन, फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स। उसने दो टूल्स अपनाए, टैरिफ और कोटा। टैरिफ मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। टैरिफ आर द टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स दैट मेक इम्पोर्टेड गुड्स डीलर एंड डिस्करेज देयर यूजेज। और नेक्स्ट है कोटा। कोटा स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। मतलब कोटा लगा दिया कि आप इतनी पार्टिकुलर क्वांटिटी ही क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस एनी सच लैंड रिफॉर्म। क्वेश्चन है, इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब जब ब्रिटिश रूलिंग से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 1947 में लैंड रिफॉर्म किया गया था। लैंड रिफॉर्म मतलब था लैंड सीलिंग। जिनके पास लैंड एक्स्ट्रा थी एक पार्टिकुलर लिमिट से, उनसे लैंड लेकर जो फार्मर्स थे जिनके पास लैंड थी नहीं उनको लैंड दे दी गई। इसको बोला लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग। तो क्या है, इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस एनी वन सच लैंड रिफॉर्म। इसमें से कुछ एक हमें बताना है जो लैंड रिफॉर्म हुआ था। तो इस आंसर कैसे लिखेंगे, लैंड रिफॉर्म्स वर इनवाइटेबल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। The policy makers of independent India introduced land reforms such as land ceiling, abolition of intermediates, etc. Land ceiling means fixing up the maximum size. Land ceiling का मतलब क्या था, फिक्सिंग, ये है फिक्सिंग अप द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग
कि आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लैंड है तो वो आपको देनी पड़ेगी, विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। दिस स्टेप वाज एसेंशियल टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे सभी लोगों के पास इक्वली लैंड हो जाए, सो एज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ ही लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को चलाएं, डोमिनेट करें, इसलिए लैंड सीलिंग लगा दी गई। जिस पर ज़्यादा लैंड है वो फार्मर्स को देगा, जिसके पास लैंड नहीं है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन द पोस्ट रिफॉर्म period, the government of India decided to retain profit-making public sector undertaking PCUs. It provided a special status to PCUs to enable them to expand in the global market. Do you agree with the given statement? Give valid reason of your answer. Means क्या है कि जो public sectors companies undertakings अच्छा काम कर रही थी, profit making थी, तो it provided a status. गवर्नमेंट ने उनको क्या प्रोवाइड कराया? स्पेशल स्टेटस। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? यदि एग्री करते हैं तो आप इस अपने स्टेटमेंट को वैलिड रीजन के साथ सपोर्ट करिए। तो इसका आंसर बहुत इजी है, कैसे लिखेंगे इसको? देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड अनेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PCUs टू compete more effectively in the globalized global environment, the government identify profit making PCUs। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको इन कंपनियों को नाम दिया, स्टेटस दिया उनको महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। 3 नाम दिए, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। PCUs were given greater managerial and operational autonomy in taking various decisions. As a result, over the years, these Maharatnas, Navaratnas and Mini Ratnas have performed excellently well and established themselves as market leaders। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, कैसे करेंगे सॉल्व। अगला क्वेश्चन जो है केस स्टडी है, आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और इसका आंसर देना है। यदि इसका आंसर आप बिना रीड करने भी दे सकें तो दे सकते हैं, क्योंकि इजी है। डिफाइन सिस्टम डेवलपमेंट, इसका आंसर तो बिना पैराग्राफ रीड कर दे सकते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है। Briefly elaborate any 2 reasons behind the objective of green growth being set up by Indian government। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए थे वो भी आप इसमें आसानी से लिख देंगे इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको आंसर को आप। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। The Indian government अब जो स्टेप लेने हैं सिस्टम डेवलपमेंट के लिए वो क्या लेंगे? The Indian government has accelerated the pace of green growth as India is facing the grave reality of depleting natural resources। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को खराब नहीं करना है। Limited supply of water, minerals and fossil fuels। This has created a number of environmental issues in the recent past in India। और सेकंड आप लिखेंगे इसमें, to counter the climate threat, India has committed to achieve net zero target by the year 2070। This will facilitate which much needed decarbonization, मतलब बिना कार्बन पोल्यूट करे एयर को, of Indian industries, reduce dependency on fossil fuel, important to become a market leader in the sunrise industry। तो इस तरह से 2 रीजन देने के बाद अपने आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।